क्या हो गया है आज हमारे देश को, क्या हो गया है हम सबों को, क्योंकि जिस तरह से आज हम राजनीतिक परिदृश्य में चीजों को बदलने के लिए आमदा हैं, अपना आक्रोश व्यक्त करने का ऐसा तरीका ढूंढते हैं कि सवाल खड़े होते हैं कि आज हम देश को क्या बनाने जा रहे हैं। वाकई में यह सवाल उठता है कि क्या होते जा रहे हैं हम। गंगा जमनी तहजीब है हिंदुस्तान की, जहां किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति ने अगर हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया है तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी मानते हैं। अकबर की बात करते हैं जब हम, तो अकबर को हम एक मुगल सल्तनत के, एक मुगल सुल्तान के तौर पर नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे सम्राट के तौर पर देखते हैं जिसने हिंदुस्तान को एकजुट करने की कोशिश की, जिसने हिंदू मुस्लिम और तमाम धर्मों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की, जिसने हिंदुस्तान को एक पहचान पूरी दुनिया में देने की कोशिश की। लिहाजा अकबर के नाम पर कई शहर हैं, अकबर के नाम पर कई जगहों पर रोड हैं और दिल्ली में भी एक अकबर रोड है। क्या आप अकबर के निशान को, अकबर की आईन को मिटा सकते हैं? जाहिर सी बात है, ऐसा करना अपने आप में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन हमारे कुछ हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो आज अपने ही इतिहास को अपने हाथों से साफ कर देना चाहते हैं और उसकी जगह एक नए इतिहास की संरचना करना चाहते हैं। एक महापुरुष को दूसरे महापुरुष से टकरा कर एक नई दिशा देना चाहते हैं। अकबर के नाम को मिटाकर महाराणा प्रताप का नाम लिखना, क्या यह अपने आप में किसी भी तरीके से जायज है? जाहिर सी बात है, यह राजनीति है और विशुद्ध राजनीति है। हिंदुस्तान के माहौल को, हिंदुस्तान की जनता को भड़काने की एक बहुत ही कुलसित, छोटी और ओछी राजनीति है। राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में लगा बोर्ड कुछ देर के लिए लोगों को कंफ्यूज कर गया। लोग सोच में पड़ गए कि आखिर दिल्ली की सड़क में अचानक महाराणा प्रताप रोड कहां से आ गया। सवाल यह भी उठा कि क्या अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड किया जाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अकबर रोड के साइन बोर्ड को महाराणा प्रताप के नाम वाले पोस्टर से ढकने की कोशिश की गई, वो वाकई हैरान करने वाला था। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर। इंडिया गेट से जो अकबर रोड की जो रास्ता निकलता है, साइन बोर्ड जो आपको नज़र आता है, अक्सर अकबर रोड लिखा हुआ, उस साइन बोर्ड को चेंज कर दिया गया है। एक पोस्टर लगा दिया गया जिसके ऊपर लिखा है महाराणा प्रताप रोड। ये इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ लोगों जिन्होंने इस पोस्टर को लगाया, उनका कहना है कि आज महाराणा प्रताप की जयंती है और इस जयंती के मौके पर हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अकबर के नाम से किसी रोड का नाम नहीं होना चाहिए। दरअसल महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर अकबर का नाम मिटाने की कोशिश करने वाले बजरंग दल के लोग थे। न्यूज नेशन के कैमरे ने उन लोगों से बातें भी की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन लोगों को अपने काम पर जरा भी अफसोस नहीं था, न ही कानून का डर नजर आ रहा था। ये बात जानते हुए भी कि इस तरह का काम कानूनन अपराध है, बावजूद इसके इन लोगों ने अकबर रोड के नाम को मिटाने पर मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के केंद्र पर अकबर रोड, इस रोड का मतलब क्या? ये तो महाराणा प्रताप का देश है, महाराणा प्रताप का नाम होना चाहिए। यहाँ की हर चीज पर महाराणा प्रताप होना चाहिए। हम हिंदुस्तान के वासी और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए जन आंदोलन खड़ा हो चुका है, इसको यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और हमने अभी महाराणा प्रताप यहाँ लगा भी दिया है। इस तरीके से पोस्टर लगाना कानूनन गलत भी है। आपने सरकारी प्रक्रिया के तहत भी ये काम करवा सकते थे, आप अपनी एप्लीकेशन लिख सकते थे, अपनी याचिका। बहुत सारी एप्लीकेशन जाने कितनी भेजी, कुछ नहीं होता है इन चीज़ों से, कुछ करके दिखाना पड़ता है। जबरन पोस्टर लगा? हाँ, लगाया है। इतना ही नहीं, घंटों तक इसी तरह अकबर रोड के साइन बोर्ड पर महाराणा प्रताप के नाम का पोस्टर चस्पा रहा। लोग गुजरते रहे और तमाशा देखते रहे। बाद में पुलिस आई और इस साइन बोर्ड पर लगे महाराणा प्रताप के नाम के पोस्टर को हटा दिया गया। अब सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली में न जाने ऐसी कितनी सड़कें हैं जो मुगलिया सल्तनत को याद दिलाती हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि बाबर, हुमायूं और अकबर रोड जैसी तमाम सड़कें दिल्ली की पहचान बन चुकी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हिंदूवादी संगठन सारी सड़कों का नाम अपनी मनमर्जी से बदल देंगे और पुलिस खामोश बैठकर तमाशा देखती रहेगी? सवाल यह भी है कि क्या कुछ लोग इस तरह का काम करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे? आखिर कैसे दिल्ली के हाई प्रोफाइल जोन में कुछ लोग सरेआम दबंगई के साथ अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर कर देते हैं और उस इलाके में मौजूद पुलिस उन्हें रोक नहीं पाती। दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। जिस साइन बोर्ड पर अकबर रोड हटाकर महाराणा प्रताप रोड लिखा गया है, वो साइन बोर्ड प्रधानमंत्री के कार्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वो साइन बोर्ड राष्ट्र भवन से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। देश के केंद्र की राजधानी में अगर 10 एक लोग मिलकर इस तरह का बवाल मचा सकते हैं,
तो क्या आप समझ रहे हैं कि आज हमारे देश में किस तरह का बवाल और ज्वालामुखी है जिसे हम आज झेल रहे हैं? ये वो लोग हैं जो अपने आप को वीएचपी और बजरंग दल का हिस्सा बताते हैं, लेकिन वीएचपी और बजरंग दल सीधे तौर पर कहेंगे कि ये हमारा हिस्सा नहीं है। कोई ये बता दे कि आखिरकार इन तमाम संगठनों का नाम लेकर तथाकथित तौर पर ये हिंदूवादी लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, राजनीति है और राजनीति का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय। और इस दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय पर जो राजनीति और हो रही है वो देखिए। कितने रोड हैं दिल्ली के अंदर जो अंग्रेजों के नाम पर हैं, वो पहले क्यों नहीं बदलते हो? 150 साल इस देश को गुलाम रखा है, अत्याचार किया है हिंदुस्तानियों के साथ, उनकी कभी कोई चर्चा नहीं होती है। सिर्फ समाज को बांटने के लिए, हिंदू मुस्लिम राजनीति करने के लिए यह काम किया जाता है। नए रोड बनाओ, कौन रोक रहा है? जहां तक उन भावना की बात है जो सुबह सुबह घटना घटी, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत बार सड़कों का नाम बदला भी गया है। तो ये कानूनी प्रक्रिया है, उसको कानूनी ढंग से ही जाना चाहिए। इसमें कहीं भी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जिससे हम लोग सवालों के घेरे में खड़े। यह पहला मौका नहीं है जब मुगल साम्राज्य के तमाम शासकों के नाम पर विवाद हुआ हो। अकबर के नाम पर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है, लेकिन वास्तविकता यह है कि क्या अकबर और अकबर के तमाम काम को, कार्यकलाप को आप भारतीय इतिहास से अलग कर सकते हैं? क्या आप भारतीय इतिहास से अकबर का नाम मिटा सकते हैं? अकबर ने हिंदुस्तान को जो जगह दी है, दुनिया में जिसका नाम पहुंचाया है, क्या इसे आप अकबर से छीन सकते हैं? और अगर नहीं छीन सकते तो फिर आप करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान के इतिहास में मुगल सल्तनत के रोल पर सवाल पहले भी उठते रहे। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच महानता को लेकर जंग पहले भी होती रही, लेकिन ये बात हकीकत है कि महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा अगर हिंदुस्तान के लिए प्रेरणा है तो अकबर का राज भी कम अहम नहीं है। बावजूद इसके दिल्ली के अकबर रोड को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। महाराणा प्रताप के नाम पर अकबर रोड का नाम बदलने की मांग की जा रही है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं। दिल्ली में अकबर रोड का नाम बदलने की मांग मई 2016 में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने रखी। वीके सिंह ने अकबर रोड को महाराणा प्रताप रोड करने की मांग की। उससे पहले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और बीजेपी नेता शायना एनसी भी ये मांग कर चुकी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वीके सिंह की मांग का समर्थन कर चुके हैं। पिछले साल 9 सितंबर 2017 को हिंदू सेना ने अकबर रोड के साइन बोर्ड पर काली पोती महाराणा प्रताप हो, जैसे औरंगजेब रेड को, औरंगजेब जो रोड है उसको जैसे वो करा है डॉक्टर AGP अब्दुल कलाम, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान, बलिदान, बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। ऐसी अकबर रोड को हटा के महाराणा प्रताप का नाम होना चाहिए। देश महाराणा प्रताप का देश है। लेकिन इतिहास के पन्नों पर एक नजर डालें तो हमेशा से इतिहास के इस अहम किरदार पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। अकबर के बारे में कहा जाता है कि उसने इस्लामिक शासन को आगे बढ़ाया। उसने कई हिंदू शासकों को हराकर उनके साम्राज्यों पर कब्जा किया, लेकिन सच ये भी है कि अकबर ने दीन इलाही की नींव रखी। अकबर और महाराणा प्रताप दोनों इस देश के इतिहास के एक बड़े किरदार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सालों पुराने इन किरदारों में अच्छा और बुरा खोजने में लगे हैं। दीपक रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आप इसे दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि आज हम अपनी ही विरासत को लेकर शर्मिंदा होते जा रहे हैं और हमारे ही समाज का एक बड़ा तबका आज इस शर्मिंदगी को हम सबके ऊपर थोपने को तैयार बैठा है। हम आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं और जरा इसके बाद बताइए कि अकबर को कहां से निकालेंगे आप खोदकर इस देश से। भारत के 704 गांव ऐसे हैं जो मुगल शासकों के नाम पर रखे गए हैं। क्या इन गांवों के नाम बदल देंगे हमेशा के लिए? उत्तर प्रदेश में 396 ऐसे गांव हैं जो मुगल शासकों के नाम पर हैं। क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री इन तमाम गांवों के नाम बदल देंगे? अकबर के नाम पर 251 गांव हैं जो आज भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। तो क्या उन सभी गांवों के नाम बदल दिए जाएंगे? देश भर में 70 अकबरपुर मौजूद हैं। क्या अकबर बदल दिया जाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में बाबर के नाम पर 61 गांव या शहर हैं। बाबरनामा एक चर्चित किताब भी है, तो क्या उसे भी बदल देंगे? जहांगीर के नाम पर 141 गांव या शहर आज हमारे देश में हैं।
शाहजहां के नाम पर 63 गांव या शहर आज हमारे देश में हैं। औरंगजेब के नाम पर 177 गांव या शहर आज हमारे देश में हैं। देश भर में लगभग 63 औरंगाबाद हैं। आप जरा सोचिए, हम अपने इतिहास को कहां कहां बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। और अगर एक तरफ हम बाबर और अकबर और इसके साथ साथ तमाम चीजों को, अपने इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज आजादी के पहले से हुई एक विवाद को लेकर हम आज अपने आप को एक अलग दिशा में लेकर जाने की बात कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर जो बड़ा विवाद शुरू हुआ, जो आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसे लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद वाइस चांसलर ने इस पूरे विवाद को न सिर्फ बेकार बताया, बल्कि माना कि जिन्ना की तस्वीर आज भी एएमयू में लटकी है और लटकी ही रहेगी। ही है ये कि वो हटेगा या नहीं? नहीं, ये मुद्दा नहीं है। आगे आगे एएमयू के वीसी और पीछे पीछे सवालों के साथ मीडिया। सवाल वही जिसकी वजह से पिछले एक हफ्ते से एएमयू चर्चा में है, मगर जो शख्स सबसे मुफीद जवाब दे सकता है वो खुद सवालों को टालते नजर आए। There is no controversy, it is a non-issue. ये पोर्ट्रेट हटेगी नहीं सर, ये माने सर हम? पोर्ट्रेट की और लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात नहीं। तस्वीरें नॉर्थ ब्लॉक की हैं, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तारिक मंसूर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने पहुंचे थे। माना जा रहा था कि ये मुलाकात एएमयू में जिन्ना की तस्वीर के ऊपर हुए विवाद के बाद बिगड़ी कानून व्यवस्था के सिलसिले में हुई, मगर मीडिया से बात करते हुए एएमयू के वीसी ने मीटिंग का मकसद कुछ और ही बताया। नहीं, हम तो असल में ये चाहते हैं कि जो हमारे जो हैं वो स्टूडेंट्स का रिक्रूटमेंट हो सेंट्रल फोर्सेस में, सीआरपीएफ में, आरएएफ में, सीआईएसएफ में, तो इनके लिए कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाया जाए। तो ये जो था ये हमारी बहुत पहले से मीटिंग तय थी, ये जो अभी फिलहाल जो है इससे कोई लेना देना नहीं है उसका। दिल्ली में वीसी साहब भले ही कुछ भी कहें, मगर अलीगढ़ में उन्होंने इस पूरे विवाद पर खुलकर अपनी बेबाक राय रखी थी। यहाँ तक कि वीसी साहब ने बॉम्बे हाई कोर्ट, साबरमती आश्रम के साथ साथ और भी कई जगहों पर जिन्ना की तस्वीर का जिक्र भी किया। और जिन्ना की पोर्ट्रेट जो है वो एक नॉन इशू है, इसलिए कि जिन्ना की पोर्ट्रेट जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में भी लगी हुई है, साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के साथ भी लगी हुई है, नेहरू म्यूज़ियम में भी लगी हुई है। मुझे बताया गया कि इंडिया की पार्लियामेंट में भी उनका एक फ़ोटोग्राफ है और लोगों के साथ। उस बाद इंडियन हिस्ट्री इंस्टीट्यूट है शिमला में, वहाँ पे भी लगी हुई है। एएमयू के हालिया बयान के बीच एक बार फिर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। जिन्ना का फोटो यहाँ भी है, वहाँ भी है। अरे कोई फोटोग्राफ है जिसमें गांधी के साथ वो बैठे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो फोटो को इसके साथ नहीं जोड़ सकते। ये तो वो बनाई हुई, विशेष बनाई हुई फोटो है और वो दीवार पर लगी हुई है, जैसे वो रहनुमा है कोई। भारतीय जनता पार्टी का जिन्ना के प्रति एक विशेष लगाव और प्रेम और मोहब्बत रहा है। अडवाणी जी जिन्ना के मजार पर मत्था टेकने गए थे, जसवंत सिंह जी ने जिन्ना के ऊपर किताब लिखी पूरी और जिन्ना की जय जयकार की। आज वही भारतीय जनता पार्टी, चूंकि कर्नाटक का चुनाव है, इसलिए जिन्ना को कब्र से बाहर निकाल के लेके आए। जाहिर है एक तस्वीर पर तनातनी इतनी बढ़ गई है कि अलीगढ़ से निकला जिन्ना का जिन दिल्ली और मुंबई तक पहुंच गया है। अब देखना है कि ये जिन बोतल में वापस कब जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। चुनाव के दौरान इस तरह के मामले उठाकर उसे सामने रख देना ये अपने आप में कोई नई बात नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर को लेकर जो बवाल मचा है वो सिर्फ कर्नाटक चुनाव नहीं बल्कि कैराना के उपचुनाव तक सीमित है। कैराना का उपचुनाव हुआ और ये मामला अपने आप खत्म होता दिखाई देगा, लेकिन इससे लेकर किस तरह से दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में भी प्रदर्शन किया गया है, वहां पर कुछ एक ऐसे संगठनों ने विरोध कर जिन्ना के खिलाफ नारे लगाए हैं जो अपने आप को हिंदुत्व ताकतों के साथ जोड़ते हुए बताते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का ये विरोध अब दिल्ली की गलियारों में भी गूंज रहा है। जाहिर सी बात है, जब तक उपचुनाव नहीं खत्म हो जाते उत्तर प्रदेश में, तब तक जिन्ना का ये जिन बोतल में बंद नहीं होगा। पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अब जामिया मिलिया इस्लामिया, एक ही मुद्दा और एक ही जैसा हंगामा। ऐसा लग रहा है कि जैसे जिन्ना की तस्वीर से उपजा विवाद किसी फिल्मी पटकथा का संवाद हो।
जामिया के छात्रों का आरोप है कि मंगलवार की शाम यहाँ गेट नंबर 7 पर कुछ ऐसे ही हालात नजर आए जैसा ही कुछ दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिखे थे। आज जो हुआ वही चीज़ अलीगढ़ में हुआ था। जामिया में भी ये लोग घुसे थे दंगा फसाद कराने की नीयत से कि उल्टे पुल्टे नारे बोलेंगे, प्रोवोकेटिव नारे बोलेंगे ताकि कुछ लड़के इन पे हमला करें और दंगा फसाद हो। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये इंस्टीट्यूशन जो है, इस पर सरकारी जो फंड आती है, इसे किसी तरीके से रुकना चाहिए। छात्रों के मुताबिक दर्जन भर लड़के जामिया कैंपस में दाखिल हो गए। ये उपद्रवी लड़के किसी हिंदूवादी संगठन के लग रहे थे। इन उपद्रवियों के हाथों में झंडे और पोस्टर बैनर थे। कैंपस में घुसते ही इन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। पूरा वहाँ से नारा लगाते आ रहे थे, जिन्ना का नारा लगा रहे थे, पाकिस्तान का नारा लगा रहे थे। गेट पे पहुँचे तो यहाँ पे भी वंदे मातरम, कुछ भी मतलब जब इंडिया में रहना होगा तो ये कहना होगा, वो कहना होगा, तमाम तरह की बातें। यहाँ पे कुछ लोग आए, उनके हाथ में बैनर्स थे और वो नारे भी लगा रहे थे कि अगर जामिया में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, जिन्ना के ग्लोरीफाइड जामिया में नहीं रह सकते, इस तरीके के उनके नारे थे। पोस्टर्स में लिखा हुआ था हिंदूज आर नॉट सेफ इन जामिया। सो बेसिकली मेरा कहना है, मैं पिछले 2 साल से जामिया में हूँ, मेरा फाइनल ईयर मास्टर्स है। मैंने अभी आई हैवंट फील एक्सक्लूडेड इन एंटायर जर्नी। हालांकि पुलिस के दखल के बाद जामिया का हंगामा शांत हो गया, मगर जिन्ना पर बढ़ता विवाद फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा। टीम न्यूज़ नेशन। राजनीति के नाम पर देश को बांटने की इतनी खबरें आपको दिखा चुके, तो अब जरा वास्तविक राजनीति की भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी राहुल गांधी की तरफ से हां के तौर पर जैसे ही सामने आई, ऐसा लगा जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को जीवन रेखा मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर इतना करारा हमला बोला है कि उसके बाद हम क्या कहें, आपको खुद उनके शब्दों को सुनना चाहिए। अचानक एक आ गया, उसने घोषित कर दिया बाकी कतार का जो होगा सो होगा, बाकी गठबंधन के दलों का जो होगा सो होगा। 40 साल से सीनियर नेता पड़े हैं, उनका जो होता होगा। उसने आकर के अपनी बाल्टी रख दी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। आप मुझे बताइए, इस प्रकार से स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर देना, ये अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा है, उसका सबूत है कि नहीं है? ये अहंकारी नामदार का खुद को प्रधानमंत्री घोषित करना, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित करना, 19 में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, इसकी घोषणा कर देना, ये कांग्रेस की आंतरिक लोकशाही की पोल खोल देता है कि नहीं खोल देता है? मोदी हटाने के लिए, गठबंधन करने के लिए मीटिंगें चल रही हैं, बड़े बड़े दिग्गजों के पैर पकड़े जा रहे हैं। इन सारे दिग्गजों को अंधेरे में रख करके खुद को पीएम घोषित कर देना, ये गठबंधन के अंदर कितना भयंकर अविश्वास है, इसका जीता जागता सबूत है कि नहीं है? नामदार को गठबंधन के सीनियर नेताओं की तवज्जो न हो, जिस नामदार को कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र से लेना देना न हो, जिस नामदार का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा हो और जो खुले आम 2019 में अपनी मर्जी से अपने को प्रधानमंत्री घोषित कर दे, ऐसे इमैच्योर नामदार को क्या देश की जनता कभी स्वीकार करेगी? इसी जमाने में पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का झंडा लहरता था। यह आपके कारनामों के कारण कांग्रेस 400 से 40 पर आके खड़ी हुई है, लेकिन लोकतंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा न होने के कारण 4 साल हो गए, आप पराजय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जनता जनार्दन के लोकादेश को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और आप
संसद को भी चलने नहीं देते हो, अड़ंगे डालते हो। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर तमाम तंज कसे। लेकिन यह भी सत्य है कि जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था कि क्या 2019 में अगर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होता है तो वो प्रधानमंत्री बनना पसंद करेंगे, उन्होंने बड़े सीधे और बड़े ही सटीक तरीके से जवाब दिया था, हाँ अगर ऐसा मौका आया तो देखा जा सकता है। अब इसे एक अलग अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा, या यूं कहें कि सत्ता पक्ष के द्वारा, तो ये अपने आप में बीजेपी का खुद का एक अधिकार है। लेकिन आज कर्नाटक में जिस तरीके से दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ये प्रस्तुत करती है एक ऐसी तस्वीर जहां ऐसा लग रहा है जैसे कि करो या मरो की ये आखिरी लड़ाई है। कर्नाटक के सियासी किले को बचाने की चुनौती कांग्रेस के सामने इस वक्त सबसे बड़ी है। अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के सामने यह पहला बड़ा चुनाव है। ऐसे में राहुल ने इस अग्नि परीक्षा के लिए खुद को पूरी तरह झोंक दिया है। रैलियां हो या फिर रोड शो, राहुल गांधी इस गर्मी के मौसम में सियासी समर में उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें बेंगलुरु की है, जहां राहुल गांधी ने रोड शो किया। राहुल के रोड शो के दौरान भारी भीड़ भी नजर आई। राहुल ने अपने रोड शो से सीधे पीएम मोदी पर अटैक किया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एमएलए एक महिला का रेप करता है और प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं कहते। इतना ही नहीं, सियासी लड़ाई में बात जुबानी जंग तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी की शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक चुनाव में आयकर विभाग समेत केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सिर्फ कांग्रेस नेताओं के घर इनकम टैक्स विभाग के छापे मारे जा रहे हैं। बीजेपी पर कांग्रेस ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया है कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खास तौर पे जब से नामांकन पत्र शुरू हुए हैं, सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशियों पर, कांग्रेस के नेताओं पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। सत्य यही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे वो जी.के. वेंकटेश जो कि कांग्रेस के कॉरपोरेटर हों, चाहे वो नटराज हों जो कि कांग्रेस का कैंपेनिंग कमेटी में है, और मिस्टर नायडू जो कि कांग्रेस के वहाँ के कैंडिडेट हैं, उनके साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो अरेस्ट हो चुके हैं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को उत्तर देना होगा। आरोप प्रत्यारोप की सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस चुनाव की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि अब तक राहुल गांधी कर्नाटक में 58 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं और करीब महीने भर तक कर्नाटक में रहने के दौरान कभी मंदिर, कभी मस्जिद में जीत की दुआ मांगते हुए दिख रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। 12 तारीख को कर्नाटक में मतदान होने और फिर तय हो जाएगा कि आखिरकार कर्नाटक की जनता किसे पसंद कर रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई जिसने चुनाव आयोग से लेकर तमाम जनता को भी सनसनी मिला दिया। हजारों की संख्या में वोटर आईडी कार्ड जो कि फर्जी हैं बरामद किए गए हैं, और इस पूरे फर्जी कांड पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। मजेदार बात तो यह है कि इसमें दोनों पार्टियों के संबंध निकल कर आ रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर इस फर्जीवाड़े में खुद अपनी भूमिका निभा रहे थे? कौन चला रहा था वोटर आईडी कार्ड की फैक्ट्री? वोटिंग से पहले क्या था वोटर आईडी कार्ड का गेम प्लान? बेंगलुरु के जहालावल्ली इलाके से मिले वोटर आईडी कार्ड के जखीरे की गुत्थी अब तक अनसुलझी। कमरे से 10,000 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड मिले, इनमें से 9,000 से ज्यादा असली। ऐसे में सवालों का अंबार है और जवाबों का इंतजार। अब आईडी कार्ड के संदिग्ध बंडलों का मामला चुनाव आयोग तक जा पहुंचा। These all needs to be further numbered and investigated. Case is under investigation. All report has been provided to the Election Commission and police is investigating. इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही हैं। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने चुनाव आयोग की दहलीज पर दस्तक दी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये सबसे बड़ा स्कैम है। किस प्रकार से तुलसी गौड़ा भाजपा उम्मीदवार और राकेश जो इस फ्लैट के किराएदार हैं, उनके कितने घनिष्ठ संबंध हैं। और बात यहां भी खत्म नहीं होती। इसी अपार्टमेंट के पीछे भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री आर अशोक जी का मकान है। चुनाव आयोग जो एपिक कार्ड देता है होलोग्राम के साथ,
वो चुनाव आयोग और चुनाव की पूरी प्रक्रिया के प्रति एक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वोटर कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा वो प्रमाण होती है। वोटर कॉन्फिडेंस को रीइंस्टेट करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव को काउंटर मांड किया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी का ये निवेदन चुनाव आयोग के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। जिस फ्लैट से वोटर आईडी कार्ड मिले हैं वो मंजुला नंजामुरी का है। कांग्रेस का आरोप है कि वो बीजेपी की नेता है। कर्नाटक पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की, जबकि कई आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि आखिर चुनाव से ऐन पहले वोटर आईडी कार्ड का ये पूरा खेल क्या है। बीजेपी अपनी दलील दे रही है और कांग्रेस अपनी दलील दे रही है। ऐसे में कौन सही है और कौन गलत है, इसका पता चुनाव आयोग की जांच पूरी होने के बाद ही चल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। आज अगर हिंदुस्तान की पहचान तमाम विदेशों में या विदेशी नागरिकों के सामने होती है तो ताजमहल के जरिए होती है। लेकिन आज ताजमहल किस तरीके से ढलता चला जा रहा है, उसकी संगमरमर की चमक कितनी धूमिल पड़ती जा रही है, इसे लेकर राज्य सरकार को कोई परेशानी नहीं है, केंद्र सरकार को कोई परेशानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब तक दखल न दे तब तक तमाम सरकारें न जाने कहां चादर ओढ़कर सोई रहती हैं। ऐसे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और यह जानने की कोशिश की है कि आखिरकार ताजमहल की दीवारों पर इस तरह से काई कैसे लग रही है, उसकी दीवार धूमिल कैसे पड़ रही है। गंदे मोजे से बदल रहा है ताजमहल का रंग, कीड़ों और काई से हो रहा है ताज को नुकसान। सुप्रीम कोर्ट में यह हैरान करने वाली दलील दी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जिस पर ताजमहल के रखरखाव की जिम्मेदारी है। एएसआई ने कोर्ट में कहा कि ताज परिसर के अंदर लोगों के गंदे मोजे और दीवारों पर काई जमने से ताजमहल के सफेद संगमरमर की दीवारें खराब हो रही हैं। जिसके बाद कोर्ट ने एएसआई को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि क्या काई उड़कर दीवार पर पहुंच गई? जिम्मेदारी से काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। तो जजेस ने कहा कि हम ये सब जो देखते हैं, कहीं काला हो रहा है, कहीं नीला हो रहा है, कहीं ऑरेंज हो रहा है, तो ये दिखाता यही है कि एएसआई जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एक भारत सरकार की एजेंसी है, वो ठीक से काम नहीं कर रही है। और इसको ठीक से काम करने के लिए हम जितने भी आदेश देते हैं उसका उन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को 22 साल पुराने अपने आदेश की भी याद दिलाई, जिस पर अब तक अमल नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने अगर गंभीरता से काम किया होता तो ये हालात पैदा नहीं होते। कोर्ट ने कहा कि अगर एएसआई का यही रुख आगे कायम रहा तो उन्हें ताजमहल के रखरखाव के लिए दूसरे विकल्प तलाशने होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इसमें कोई शक नहीं कि हर देश जो आज एक ताकतवर व्यक्तित्व के साथ सामने खड़ा है, वो शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपनी दुनिया में पहचान बना रहा है। लेकिन अमेरिका और ईरान के संबंध जो लगातार बिगड़ रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि अमेरिका के लिए आने वाले दिन ये तय करने मुश्किल होंगे कि आखिरकार वो किस नीति पर चल रहा है। ईरान के साथ कुछ ही साल पहले एक समझौता हुआ था जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और उस वक्त परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी और उसमें समर्थन की बात की गई थी अमेरिका के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए फैसले को आज पलट कर रख दिया। ऐसे में अगर ईरान अब तमाम अन्य देशों के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल देता है तो इसमें दुनिया को चौकन्ना नहीं होना चाहिए। दुनिया में दर्जनों परमाणु परीक्षण हुए। अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर से लेकर यूरोप और एशिया के कई देशों ने परमाणु बम बनाए। परमाणु बमों की होड़ इतनी बढ़ी कि उसे रोकने के लिए तमाम अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए। उन्हीं समझौतों में से एक समझौता वियना में जुलाई 2015 में ईरान के साथ हुआ था। 8 मई को व्हाइट हाउस के डिप्लोमेटिक रिसेप्शन रूम से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। We have also consulted with our friends from across the Middle East. After these consultations, it is clear to me that we cannot prevent an Iranian nuclear bomb under the decaying and rotten structure
of the current agreement. The Iran deal is defective at its core. If we do nothing, we know exactly what will happen. In just a short period of time, the world's leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world's most dangerous weapons. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. ईरान परमाणु डील से बाहर निकलने के ऐलान के साथ ही ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि अब ईरान पर बेहद सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप ने कहा, In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. America will not be held hostage to nuclear blackmail. ईरान के साथ हुए परमाणु करार से निकलने के पीछे ट्रंप ने सबसे बड़ी वजह उस इजरायली खुलासे को बताया है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान चोरी चुपके परमाणु बम बना रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि डील के बाद से ईरान का सैन्य बजट 40% बढ़ गया है, जबकि उसकी अर्थव्यवस्था बेहद खराब है। अमेरिका ने ईरान पर यह आरोप भी लगाए हैं कि ईरान पूरी दुनिया में आतंक को पालने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। अमेरिका के सहयोगियों पर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है। सीरिया में असद सरकार का समर्थन कर रहा है ईरान। ईरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे का दुरुपयोग करता है। इन तमाम आरोपों के हवाले से ट्रंप ने ओबामा प्रशासन के दौरान किए गए ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक ईरान पर 2 चरणों में प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। पहले चरण में 90 दिन के अंदर सिविल एविएशन लाइसेंस जैसे मुद्दों पर प्रतिबंध लागू होगा। इसके बाद 180 दिन के अंदर ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्र से जुड़े प्रतिबंध लागू होंगे। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध का असर यूं तो पूरी दुनिया पर पड़ेगा, लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद एशिया में कच्चे तेल के दाम 2% तक बढ़ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $77 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जिसके $80 प्रति बैरल तक जाने की आशंका है। अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो उससे मैं समझता हूँ भारत का और इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है पूरी, उसके ऊपर असर पड़ेगा। केवल इसका फ़ायदा अमेरिका को होगा, इसलिए कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज का जब तेल का दाम कम होता है तो ख़ासतौर से शेल ऑयल के तेल के दाम में कमी से उनके ऊपर असर पड़ता है। फिलहाल ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान ने सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए डील में शामिल बाकी 5 देशों से चर्चा करने की बात कही है। टीम न्यूज़ नेशन। ट्रंप के ईरान के परमाणु करार के खत्म करने के साथ ही अब ईरान को घेरने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, और जैसे ही ईरान को घेरने की कोशिशें शुरू हुई, अब इजराइल ने सीरिया पर ईरान के सैनिकों के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि सीरिया में जो हमले हुए हैं, इसमें 9 ईरानी सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। सीरिया पर इजराइल का एक और वार, एक के बाद एक हमले से थर्राया सीरिया। ईरानी सैन्य ठिकाने पर हमले की खबर। परमाणु करार खत्म करने के ट्रंप के ऐलान के कुछ ही देर बाद इजराइल ने सीरिया पर मिसाइलों से हमला बोला। यह हमला सीरिया की राजधानी दमिश्क से सटे एक सैन्य बेस पर किया गया। बताया जा रहा है कि भीषण बमबारी से सीरिया दहल उठा है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में ईरान के 9 सैन्य विशेषज्ञों की मौत हुई है, जो कथित तौर पर सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए काम कर रहे थे। इजराइल सीरिया में ईरान की सैन्य मौजूदगी का विरोध करता रहा है। उसका दावा है कि ईरान अपनी इजराइल विरोधी नीतियों के तहत सीरिया में अपने मंसूबों को अंजाम देने में जुटा है। इजराइल का आरोप है कि सीरियाई सीमा पर ईरानी सैनिक अवैध गतिविधियों में लिप्त भी पाए गए हैं। वो कई बार ईरान को तबाह और बर्बाद करने की चेतावनी भी दे चुका है। जानकारों के मुताबिक
भले ही इजराइल ने सीरिया पर हमला किया है, लेकिन इसका असली निशाना ईरान है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान की बढ़ती ताकत और सैन्य मौजूदगी इजराइल के वजूद के लिए खतरा बनता जा रहा है। हाल ही में ये खबर आई थी कि इजराइल ईरान या उसके सहयोगी देशों की तरफ से होने वाले संभावित हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है। इसकी तस्दीक तब भी हुई जब इजराइल की संसद ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जंग के ऐलान का अधिकार दे दिया, यानी जंग की सूरत में नेतन्याहू कैबिनेट की मंजूरी लिए बिना ही रक्षा मंत्री के साथ इस पर फैसला ले सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बड़े पैमाने पर बदला है। कई शहरों में तूफान की वजह से जहां अस्त व्यस्त हो गई जिंदगी, वहीं पर बारिश भी कई जगहों पर बहुत ज्यादा हुई है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी बड़े पैमाने पर हो रही है। कहीं आंधी चली, कहीं ओले गिरे, कहीं तेज हवाओं ने मचाई तबाही। तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से आईं, मगर इसकी वजह एक थी। मौसम विभाग ने पिछले 3-4 दिनों में जो भविष्यवाणी की थी, उसकी बानगी थी ये तस्वीरें। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, पंजाब और हरियाणा समेत नॉर्थ ईस्ट के कई शहरों में भी तूफानी हवाओं का असर देखने को मिला। आगरा में तो ऐसी धूल भरी आंधी उठी कि दिन में ही अंधेरा छा गया और इस अंधेरे के पीछे ताज भी छिप गया, जबकि सड़कों पर चल रहे लोगों को खुद को बचाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। जिस तरह से कहा जा रहा था कि 8 मई को मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और आगरा में तूफान देखने को मिलेगा, लेकिन कल तूफान ज़रूर नहीं देखने को मिला था, लेकिन आज ज़रूर तूफान ने दस्तक दे दी है। और आप देख सकते हैं कि इस समय काफ़ी तेज हवाएं इस समय आगरा शहर में चल रही हैं। यूपी में आंधी आई तो हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बारिश ने भी अपना असर दिखाया। बारिश की बूंदों के साथ भारी मात्रा में ओले भी गिरे। वहीं शिलांग में तो तूफानी हवाओं ने ऐसा तांडव मचाया कि बड़े बड़े पेड़ भी जमींदोज हो गए। गनीमत रही कि कुदरत के इस कहर की चपेट में कोई इंसान नहीं आया। हालांकि आसमान से बरसती तेज बारिश के कारण कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनी की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, मगर तूफान का खौफ फिलहाल खत्म नहीं हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप समझेंगे कि वाकई में दिल मांगे मोर का ये जो कमर्शियल यानी कि ऐड बनाया गया था वो गलत नहीं है। देवास में कोल्ड ड्रिंक ले जा रहे एक ट्रक का टायर फट गया और उसके बाद तमाम कोल्ड ड्रिंक सड़क पर बिखर गई। और उसके बाद फिर क्या था, लोगों को तो मानो खुली छूट मिल गई, जिसे जितना मन किया उतनी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें उठाईं और रफू चक्कर हो गए। 1 घंटे तक ये लूट का बाजार चलता रहा और 10 टन कोल्ड ड्रिंक गायब हो गया। ऐसे में मुफ्त में अगर कोल्ड ड्रिंक्स लोगों को मिलने लगे तो जाहिर सी बात है वो हंसते खेलते गाते बजाते कहेंगे ये दिल मांगे मोर। इटली में रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें वाकई में दिल दहलाने वाली हैं। अलोआ शहर में समुद्र के सैर पर निकले 2 युवक तेज लहरों के बीच अचानक घिर गए और एक चट्टान पर चढ़कर उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। इन 2 युवकों के फंसे होने की खबर जब मिली तो रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। जी हां, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि अगर रेस्क्यू टीम्स मौके पर सही वक्त पर पहुंच जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है।